नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे डीलिमिटेशन के बारे में और ये कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है। मेन रीजन ये है कि जम्मू डिवीजन को कश्मीर के मुकाबले ज्यादा सीट्स एलोकेट करी गई हैं। इस डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल में 6 ज्यादा सीटें दिए जाने के कारण जम्मू को ऐसा माना जा रहा है कि फेवर किया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हैं, क्यों जम्मू को ज्यादा सीट दी जा रही है, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डीलिमिटेशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं हमारे लेक्चर्स के तो आप मेरे चैनल से या पाथफाइंडर के चैनल से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कल यानी कि रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप प्रीलिम्स की अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जीतने के लिए, तो इसमें हिस्सा जरूर लें। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यह है जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले हुआ करता था, उसको 2019 में आप सभी को पता होगा कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। सो द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। तो पहले इस पूरे राज्य में 3 डिवीजन थे, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, रफली ये डिवीजन थे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन्स हैं। तो 2019 के पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 111 सीट हुआ करती थी। इनमें से 24 सीट रखी गई हैं उन एरियाज के लिए जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हैं। भविष्य में जब वो हमें ज्वाइन करेंगे तब ये 24 सीट्स उन एरियाज के लिए रखी जाएगी। सो इफेक्टिवली जम्मू कश्मीर की असेंबली में 87 सीट्स हुआ करती थी। इन 87 सीट्स का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से होता था: 46 कश्मीर, 37 जम्मू डिवीजन एंड 4 फॉर लद्दाख। तो ये टोटल 87 सीट्स का ब्रेकडाउन था। इसमें से अब ये 4 सीट लद्दाख वाली तो हो गई अलग, तो पीछे बची अब 83। लेकिन अब ये 83 सीट्स नहीं होंगी, तो भविष्य में जब भी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होंगे तो उससे पहले परिसीमन किया जा रहा है और इन सीट्स को बढ़ाया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है। तो 2019 का जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में स्पेशल स्टेटस जेएनके का हटा दिया गया था। तो 111, 24 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त हैं, 87 सीट्स पे चुनाव होता था। ये बात याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 6 साल का कार्यकाल है। तो भारत में कहीं पर भी और 6 साल का नहीं है, एवरीवेयर इट इज़ 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर 6 ईयर टर्म होता था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव करवाना इतना फिजिबल महसूस नहीं हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उनका किस प्रकार से रिजल्ट रहा था। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एरिया है दैट इज द कश्मीर वैली, इट इज क्वाइट डेंसली पॉपुलेटेड। तो आबादी कश्मीर वैली की ज्यादा है, जम्मू की थोड़ी सी कम है। 2019 के पहले विधानसभा क्षेत्र को डिफाइन करने का काम, यानी कि बाउंड्री कहां तक होगी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये काम किया जाता था जम्मू कश्मीर के संविधान और जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के द्वारा। अब इसी बाउंड्री तय करने के कार्य को कहा जाता है डीलिमिटेशन। देखिए, कुछ सालों के अंतराल पर यह जरूरत महसूस होती है कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदला जाए। आबादी के पैटर्न्स बदलते हैं, आबादी बढ़ती घटती है, तो उसके अनुसार ये एरिया बदलना पड़ता है। तो डीलिमिटेशन दोनों स्तर पर होता है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों के स्तर पर, और इसको हिंदी में हम कहते हैं परिसीमन। तो परिसीमन का कार्य यानी कि डीलिमिटेशन का कार्य समय समय पर भारत में होता रहा है। इसका मकसद ये होता है ओवरऑल कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सब में लगभग बराबर आबादी रहे, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना रहे संसद में या फिर विधानसभा में। देखिए, हो सकता है कि किसी क्षेत्र की आबादी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले 5 लाख थी, वो बढ़कर हो गई 15 लाख, और किसी दूसरे क्षेत्र की जहां पर 5 लाख थी वो आबादी बढ़कर केवल 7 लाख हुई। तो ऐसा बहुत जगह हुआ है भारत में, और भारत क्या पूरी दुनिया में होता है। तो ये बैलेंस खराब हो गया ना कि तो अब 15 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है और 7 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि है। तो आप एक तरह से देखें तो इनका प्रतिनिधित्व थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पर डबल पॉपुलेशन होने के बावजूद एक सिंगल एमएलए या एमपी होगा, तो ऐसे में इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि थोड़ी आबादी यहाँ पर आ जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो जाएगा। फिर क्या होगा, लगभग दोनों में 11-11 लाख की आबादी कर दी जाएगी। तो ये बेसिक फंडा होता है परिसीमन का। अब इसके लिए भारत में स्पेशल आयोग बनाए जाते हैं। तो फिलहाल जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख रहे हैं, ये देश की 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप है। ये आज़ादी के बाद से ऐसा नहीं रहा है, इसमें बहुत बार चेंजेस आए हैं। समय समय पर परिसीमन सरकार के द्वारा किया गया। अब ये काम करता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। जब भी ये काम करना होता है एक नया आयोग गठित किया जाता है जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इसके लिए संसद में एक स्पेशल कानून पास किया जाता है। इस कमीशन के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 82 से ये अपनी पावर डिराइव करता है और इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 82 में कि डीलिमिटेशन कमीशन जो भी कहेगा वो लीगली बाइंडिंग है, उसे अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता और संसद भी इस परिसीमन आयोग के प्रपोजल्स को चेंज नहीं कर सकती। अगर एक बार ये फाइनल हो गया आयोग के द्वारा तो उस बाउंड्री को संसद भी चेंज नहीं कर सकती। तो इस कमीशन में एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज विल बी हेडिंग द कमीशन। लेकिन उसके साथ ही कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जैसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से किसी एक को इसका मेंबर बनाया जाता है। राज्यों के चुनाव आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका हिस्सा होते हैं। और जिस राज्य में डीलिमिटेशन किया जा रहा है उस राज्य के 5 MP और 5 MLAs को एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया जाता है। यहां पर एसोसिएट शब्द पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में भी ये एसोसिएट मेंबर का मुद्दा फिर से आएगा। इन मेंबर्स ने अभी जम्मू कश्मीर में ये कहा है कि हमारे इनपुट्स को नहीं लिया गया है और इन लोगों ने जो डिसाइड कर लिया वही डिसाइड हो चुका है। तो ये जो MPs और MLA हैं इनको अभी आपत्ति है इस डीलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल पर। अब पूरे भारत में डीलिमिटेशन समय समय पर होता आया है। सबसे पहले जब चुनाव हुए थे उस समय डीलिमिटेशन हुआ था 1952 में, तो संसद में इसके लिए कानून पास किया गया। और इसका एक रूल भी होता है बाय द वे कि डीलिमिटेशन कमीशन लेटेस्ट सेंसस डेटा के आधार पर होगा। तो 1952 में जो डीलिमिटेशन हुआ वो 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ था। फिर 1962 में कानून पास हुआ, 63 में कमीशन बना, ये सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन था। तीसरा बना 73 में बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ 72। कई जगह आप देखेंगे नोट्स में या फिर किसी आर्टिकल्स में 72 लिखा होगा, कहीं पर 73। घबराने की बात नहीं है, कानून 1972 में पास हो गया था, कमीशन का गठन 1973 में किया गया। आखिरी डीलिमिटेशन कमीशन बना था 2002 में और इसकी कई जगह रिपोर्ट फाइनलाइज 2008 तक हुई है, या जिसको जो लागू किया गया है वो 2008 ऑनवर्ड्स इसे लागू किया गया है। अब अगला डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा 2026 में, तो ये 2026 में बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ये बीच में जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? इसके पीछे कारण ये है कि कुछ राज्य जहां पर स्थिति अच्छी नहीं थी, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं थी, वहां पर ये डीलिमिटेशन का कार्य 2002 में नहीं किया गया था। तो इसमें एक तो जम्मू कश्मीर शामिल था, उसके अलावा कुछ उत्तर पूर्वी राज्य थे जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और एक और स्टेट था, आई थिंक इट वाज नागालैंड। 5 राज्यों में डीलिमिटेशन का कार्य आज से 20 साल पहले नहीं किया गया था। जब करना था पूरे देश में हो गया था, अपार्ट फ्रॉम दीज 4-5 स्टेट्स। तो इसीलिए 2020 में सरकार ने क्या करा, एक नया डीलिमिटेशन कमीशन बनाया। तो अब 2019 के पहले पहले जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का कार्य जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, डीलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों है? देखिए 2018 में ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद अब वो विधानसभा खत्म हो चुकी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब वो राज्य है ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर में अब जब चुनाव होंगे प्रॉबेबली उसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, अभी हमें कुछ फाइनल मालूम नहीं है, लेकिन असेंबली तो होगी क्योंकि केंद्र सरकार कई बार ये बात कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली होगी। तो जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी कार्य होगा। अब लद्दाख तो अलग हो गया, तो 4 सीट यहां से चली गई, तो इफेक्टिवली अभी के हिसाब से 83 सीट बची, लेकिन 83 सीट को बढ़ाने का इनका लक्ष्य है। तो इनका टारगेट ये है कि 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया जाए, यानी कि टोटल 7 सीट्स का इजाफा किया जाएगा। पहले 83 था, अब 90 है, और ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो 107 हो चुकी थी, 111 थी ना, तो 111 में से 4 लद्दाख में गई, 107 हो गई, तो इसको बढ़ाकर अब 114 करना है। ये 24 तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब आएगा तब देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर 90 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। तो 90 MLA के पद पर चुनाव होगा जब भी जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट इलेक्शन होता है तब। बाय द वे लास्ट इलेक्शन वाज इन 2014, तो वैसे तो 2020 में होना चाहिए था, लेकिन 2020 में की तो परिस्थितियां अलग थी। प्रोबेबली 2022 या 23 में इलेक्शन हो सकता है। तो सरकार ने अभी 6 मार्च 2020 को डीलिमिटेशन कमीशन की घोषणा करी थी जम्मू कश्मीर के लिए। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2002 में यहां पर डीलिमिटेशन का काम नहीं हुआ था। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि 2011 सेंसस डेटा, जो लास्ट अवेलेबल हमारे पास डेटा है,
उसके अनुसार सीट्स को रीड्रॉ किया जाए, बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ नागालैंड ही था चौथा स्टेट, तो इन राज्यों के अंदर भी ये रीड्रॉइंग का काम चल रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इस आयोग के साथ एसोसिएट मेंबर कौन जुड़े होंगे? वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलएस को नहीं जोड़ा है, एमपीज को जोड़ा गया है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जम्मू कश्मीर के, वो सभी इसमें शामिल हैं। तो 2020 मार्च में इसने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक आ गई, तो इन्होंने मार्च 2021 तक का जो अपना टाइम था उसमें काम खत्म नहीं किया। अब इन्हें 1 साल का और समय दिया गया है, तो मार्च 2022 तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी क्या है कि जो इनिशियल प्रपोजल्स हैं, जो इस आयोग के द्वारा प्रपोजल रखा गया है, जिसको अभी 100% फाइनलाइज नहीं किया है, ये सामने आते ही एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आ गई। कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियंस की पहली डिमांड ये है कि 2011 के सेंसस डेटा को नहीं, बल्कि 2021 का सेंसस का डेटा जो अभी आया नहीं है, उसके आने के बाद ये डिलिमिटेशन की कार्रवाई करी जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है वो लेटेस्ट सेंसस डेटा के आधार पर करता है। तो अब 10 साल में सेंसस के डेटा में बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, उसके बाद ये परिसीमन की कार्रवाई फाइनल हो। आखिरी बार जब डिलिमिटेशन हुआ था उस समय 76 से बढ़ाकर ये स्ट्रेंथ 87 करी गई थी। अब इसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 90, लेकिन ध्यान रखें कि ये 83 से 90 हो रही है। ओके, तो 7 सीट्स यहाँ पर फिर से बढ़ाई जाएंगी। अभी की अगर हम बात करें तो जम्मू रीजन के पास हैं 37 सीट्स और कश्मीर रीजन के पास हैं 46। तो 37 और 46 का ये रेशियो है इस वक्त। इस रेशियो को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अभी आपको आगे पूरी कंट्रोवर्सी इसी से समझ में आएगी। अब रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल है उसमें क्या बात कही गई है, तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो एग्जिस्टिंग जम्मू की सीट्स हैं 37, इनको तो कर दो 43, और कश्मीर की जो 46 सीट्स हैं इन्हें कर दो 47। यानी कि यहाँ पर 6 सीटें बढ़ रही हैं और कश्मीर में केवल 1। तो जम्मू को 6 सीटें ज़्यादा देने पर काफ़ी बवाल हो रहा है। कश्मीर के पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि जब आबादी जम्मू की ज़्यादा नहीं है, कश्मीर की ज़्यादा है, तो फिर जम्मू को ज़्यादा सीट्स क्यों मिल रही हैं? अगर आप 2011 के सेंसस के डेटा को देखेंगे तो कश्मीर में 68.8 लाख पॉपुलेशन थी कश्मीर डिवीजन की, और जम्मू की पॉपुलेशन है 53.5 लाख। तो इसी के अनुपात में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब देखिए, आप चाहें तो खुद इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मैंने एक रफ कैलकुलेशन करी थी, उसके अनुसार कश्मीर की जो ये आबादी है, दिस इज 55% ऑफ द एंटायर स्टेट पॉपुलेशन। तो अगर आप 55% के हिसाब से देखोगे तो कश्मीर की सीट कितनी होनी चाहिए? सो टोटल 90 में से 50 सीट्स होनी चाहिए कश्मीर डिवीजन के पास, जो कि 47 है, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर होनी चाहिए 40 और यहाँ पर होनी चाहिए 50 कश्मीर में। तो बिल्कुल अगर आप आबादी के रेशियो के अनुसार चलेंगे तो ये रेशियो आएगा 40 और 50 का, टोटल 90 सीट्स के बीच में। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का ये कहना है कि केवल आबादी के अनुसार ही ये परिसीमन का कार्य नहीं होता। बाउंड्री तय करते वक्त हम और भी कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जो कि 1952 के डिलिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। ये क्या फैक्टर्स हैं? पहला, फिजिकल फीचर्स, यानी कि वहां की ज्योग्राफी किस प्रकार की है। बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इनकी बाउंड्री कहां पर आ रही है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, क्योंकि जब चुनाव करवाना होता है तब वहां पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक कन्वीनियंस, ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी और वो बहुत दूर दराज के एरिया उसमें एक साथ हैं तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर पॉपुलेशन केवल एकमात्र ही क्राइटेरिया नहीं है। तो कश्मीर के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप आबादी को देखिए, लेकिन परिसीमन आयोग कह रहा है कि केवल आबादी को नहीं देख सकते, इन सभी फैक्टर्स को भी देखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ये कश्मीर का एक फिजिकल मैप है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे बन जाएगी इसमें बीच में यहाँ पर ये पहाड़ आ रहा है तो यहाँ के और यहाँ के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब उपलब्ध नहीं होगा। तो चुनाव करवाते समय भी दिक्कत आएगी और बाद में जो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी एमएलए या एमपी होंगे, उनको भी पूरे क्षेत्र में जाने आने में प्रॉब्लम रहेगी, लंबा एरिया, बड़ा एरिया बन जाएगा। तो ऐसे में डिलिमिटेशन ऐसे किया जाता है, जैसे ये वैली है तो मान लो कि ये वैली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, फिर ये वाली घाटी का जो क्षेत्र है ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा। तो इस प्रकार से कन्वीनियंस भी देखी जाती है, फिजिकल फीचर्स भी देखे जाते हैं। तो परिसीमन आयोग ये कह रहा है कि हमने इन सबको देखते हुए जम्मू में ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट करी हैं, क्योंकि ध्यान में रहे कि जम्मू भी बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं। दिस इज एंटायरली जम्मू रीजन बाय द वे, ठीक है। और ये कश्मीर वैली का आपको दिख रहा है जो ये शेप है, दिस इज द कश्मीर वैली। लेकिन कश्मीर के लोकल राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये परिसीमन आयोग का फैसला गलत है,
क्योंकि इसमें जम्मू क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जम्मू को फेवर किया जा रहा है। अब जम्मू रीजन जो है वो हिंदू मेजॉरिटी है, इट इज़ नॉट मुस्लिम मेजॉरिटी। कश्मीर वैली इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी, तो इसके अंदर एक धार्मिक इसको रंग भी दिया जा रहा है। लेकिन ये बात डेफिनेटली है कि जम्मू को सीट ज़्यादा मिल रही है तो 43 हो जाएगी, कश्मीर की रहेंगी 47। तो जो बैलेंस है वो थोड़ा सा जम्मू के फेवर में टिल्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जम्मू की मेजॉरिटी आ गई, डेफिनेटली मेजॉरिटी कश्मीर की है, लेकिन पहले जितना डिफरेंस था उतना नहीं रहेगा। और आबादी के अनुसार जो होना चाहिए, कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि आबादी के अनुसार वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ओवरऑल इससे होगा क्या कि कश्मीर की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम होगी और जम्मू क्षेत्र के पॉलिटिशियंस और उनके प्रतिनिधियों की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हर परिसीमन में ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें डर है कि शायद नेक्स्ट वाले परिसीमन में बिल्कुल बराबर हो जाए या फिर जम्मू ज़्यादा हावी हो जाए। सो दिस इज़ ऑल मेनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो आबादी के अनुसार हो, ये इनका कहना है। परिसीमन आयोग कह रहा है कि नहीं, केवल आबादी के अनुसार नहीं हो सकता। परिसीमन आयोग के एक और फैसले से पॉलिटिकल पार्टीज नाराज़ हैं। यहाँ पर इस आयोग के प्रपोजल में कहा गया है कि 9 सीट शेड्यूल ट्राइब और 7 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहेगी, लेकिन ये 16 सीटें एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी सीट है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कहाँ पर ज़्यादा रिजर्व सीट्स होंगी। तो रिसेंटली परिसीमन आयोग ने ये कहा है कि हमारा जो भी हमने प्रपोजल रखा है सामने, उस पर 31 दिसंबर तक हम लोगों के व्यूज़ इनवाइट कर रहे हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनल कर दी जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अगर कुछ मेजर डाउट है तो आई विल ट्राई टू आंसर देम, सभी के डाउट एक साथ क्लियर कर देंगे। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को प्लस प्लेटफॉर्म पर और 1 जनवरी को मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर। और अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल करके। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो UPSC का जो GS का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 50,000 नहीं 45,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन ही अवेल करना, क्योंकि उसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाएगा। ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप GS और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो आपको ये केवल आज के लिए 55,000 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां लाइव मेंटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये सारे सब्सक्रिप्शन EMI पर आप अवेल कर सकते हैं। EMI का प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही है, इनका फायदा उठाइए। जहां पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज द कोड महिपाल। नए बैचेस बनते हैं हर वेडनेसडे को, इन्हें ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।